देखते हैं कि कुछ म्लेच्छ सरफिरा जहन्नुम की कारस्तानी टाइप के लोग हिंदुइज्म और हिंदुत्व की डेफिनेशन देने में लगे रहते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि सही मायने में क्या है हिंदुइज्म और क्या है हिंदुत्व। प्रभु राम 3 दिन तक समुद्र तट की पूजा करते रहे सेतु निर्माण के लिए, किंतु कुछ उपाय नहीं मिला। ये है हिंदुइज्म। पर उन्हीं श्री राम ने जब धनुष उठाया और बाण चढ़ाया, तब समुद्र देवता त्राही त्राही करते हुए श्री के चरणों में आ गिरे। ये है हिंदुत्व। पाकिस्तान के साथ कितने धैर्य और संयम के साथ बातचीत की, ट्रैक टू डिप्लोमेसी किया, डॉजियर भी खेला, लेकिन आतंकी हमले नहीं रुके। ये है हिंदुइज्म। लेकिन एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक बार एयर स्ट्राइक हुई और औकात में आ गए। ये है हिंदुत्व। जब जाति, क्षेत्र, ऊंच नीच के बीच में बटे थे, तो बेचारे रामलला टेंट में विराजमान थे। ये है हिंदुइज्म। पर जब यूनाइटेड स्पेक्ट्रम ऑफ हिंदू वोटर्स हुआ, तो श्री राम का 161 फीट ऊंचा राम मंदिर बन रहा है। ये है हिंदुत्व। जब 80 करोड़ हिंदुओं को उनके ही देश में कहा जाता है कि मंदिर तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये है हिंदुइज्म। पर जब वोट पाने के लिए दत्तात्रेय गोत्री बनकर, कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर भटका जाता है, ये है हिंदुत्व। जो शिव सुंदर और कल्याणकारी होता है, वही कराल, भाल, पट्टिका, रुद्र भी होता है। जो बंसी बजाने वाला और माखन खाने वाला कृष्ण होता है, वही सुदर्शन चक्रधारी केशव भी होता है। अमृतत्व फूलता है जिसमें, वो है हिंदुइज्म, और संहार झूलता है जिसमें, वो है हिंदुत्व। इसलिए हिंदुइज्म और हिंदुत्व कोई अलग नहीं, एक ही ईश्वर के 2 रूप है। एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला, एकदम अपने योगी जी जैसे। So the bottom line is that we are resilient by culture, not by choice. जय श्री राम। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज मेरे पास काफ़ी मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे जाने से पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा कि इस हफ्ते मैंने 5-6 इंटरव्यू लाइनअप पे हैं, जिसमें डेविड वैंस, जो कि कैटी हॉपकिंस और डेविड वैंस, आपको पता है कि उनको ट्विटर ने बैन कर दिया है। तो डेविड से मेरी बात हुई थी, तो डेविड ने कहा कि मैं ट्विटर के और इंडिया के लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं कि किस तरह ट्विटर और फेसबुक वगैरह पे लेफ्ट विंग का जोर है और किस तरह सच्चाई की ताकत को दबाया जाता है। तो डेविड से भी मेरी बातचीत हो रही है। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं कल्पना सिंह चिटनी जी, जो कि बुध गया बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं और अमेरिका में रहती हैं। वो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में फिल्में भी बनाती हैं और उनका बड़ा ताल्लुक़ है, और एक बहुत अच्छी शायरा हैं। उनसे भी मेरा कल इंटरव्यू है, तो 1-2 दिन में वो भी पोस्ट करूँगा। इसके अलावा एक बहुत ही, देखें, मेरा इंटरव्यूज़ का ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझ जैसे आम आदमियों को लाया जाए, ताकि उनकी कोई मजबूरियां नहीं होती, वो सच बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल सच्ची चीज़ों को सामने रखें। तो एक साहब हैं सुनील भाई लखनऊ में रहते हैं। अन्ना हज़ारे साहब के साथ उन्होंने बहुत ही टाइम गुजारा है और वाजपेयी साहब के साथ इनका बड़ा काम रहा है, और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह वाजपेयी साहब और मोदी जी की सियासत में क्या फ़र्क है और भारत में क्या फ़र्क है, और उन्होंने अपनी उम्र गुजारी है इस सरकारी राहदारियों में, तो उनसे भी हम जानेंगे। और ये लोग फिर क्या होता है कि सच्ची बात रखते हैं, उनकी कोई मजबूरियां नहीं होती। इसके अलावा इसी हफ्ते मेरा मेहरान मरी से इंटरव्यू है। ये जो अफ़गान तालिबान मुआहिदा हुआ है अमेरिका के साथ, और आज इतने सालों बाद, 50 साल के बाद, 40 साल के बाद तकरीबन अमेरिका ने एक तरह से शिकस्त मान के तालिबान से मुआहिदा किया है। तो उस हवाले से मेहरान मरी से उनके घर पे जाके मैंने इंटरव्यू करना है, उनसे ये चीज़ें जानी है। इसके अलावा बलूचिस्तान का इशू बहुत ही तेज़ी से एक ज्वालामुखी बन चुका है, तो उस हवाले से मेहरान भाई से भी मेरी इंटरव्यू है। इसके अलावा भी कुछ और इंटरव्यूज़ लाइन अप पे हैं।
तो होपफुली आप लोगों को इस हफ्ते में काफ़ी मटेरियल दूंगा। मेरी वीडियो शायद अब 3-4 दिन में ना दे सकूं कि मैं इंटरव्यूज़ आपके सामने पेश करूंगा मुख्तलिफ लोगों की राय। अभी आपने देखा फ़र्क हिंदुइज़्म और हिंदुत्व के क्या फ़र्क है। यहाँ पे मैं वापस सेक्युलरिज्म के हवाले से कुछ चीज़ें वाजे करना चाहूँगा कि देखें ये भारत का सेक्युलरिज्म है ना, वो वाकई बहुत ही अजीब सा हो गया है और इसको बदलने की सख्त ज़रूरत है। आपने देखा कि गणेश जी की मूर्ति के साथ कितनी ज़्यादती हुई अभी, और ह्यूमन वेस्ट वगैरह के साथ उसकी बेइज्जती की गई इस भारत देश में, गणेश जी के देश में। लेकिन देखें ये हिंदू कौम एक अजीम कौम है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि इस जैसी टॉलरेंट कौम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वरना यही चीज़ जो होती है इस्लाम में अगर, तो ब्लास्फेमी के नाम पे शहर के शहर जला दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी हिंदू का कोई गलत किस्म का रिएक्शन नहीं आया। दुख होता है मुझ जैसे एक आम आदमी को जो कि सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखता है, उसको भी बड़ा दुख होता है। लेकिन ये भारत में हो रहा है, इसको रोकना ज़रूरी है। भारतीय सेक्युलरिज्म की एक वाज़ेह मिसाल आप ये भी देख सकते हैं कि हुमायूं जो कि चलें ये कहते हैं कि औरंगज़ेब वहाँ पे पैदा हुआ था, ये पैदा हुआ था, वो पैदा हुआ था। हुमायूं तो इन्वेडर था ना, वो तो फिर जब इसको भगाया था शेरशाह सूरी ने, तो ये ईरान जाके ईरान की मदद से हिंदुस्तान पे हमला किया था और वापस कब्ज़ा किया था। तो हुमायूं की कब्र का देख लें फ़र्क, और चोला महाराजा का वो देख लें। तो ये भारत का सेक्युलरिज्म बड़ा अजीब है। यहाँ पे आपको सेक्युलरिज्म के बारे में मुसलमानों के भाषण भी बड़े अजीब मिलेंगे आपको। जैसे कि हमारे ये असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, ये आपको सेक्युलरिज्म का एक नया मानी दिखाएंगे। इनके झंडे का रंग हरा है, सबसे ग्रीन है, और उस पर चांद तारा भी आपको मिलेगा, कहीं आपको सफरोन नहीं मिलेगा। यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो कम्युनल लीडर्स हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये सब हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं। इसमें मैं वाकई सच्चा बता रहा हूँ आपको कि ये सब हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये मुस्लिम इंडिया से प्यार करते हैं। ये ग़ज़वा-ए हिंद की मेंटलिटी वाले लोग हैं। या आप असदुद्दीन अवैसी को, क्या किसी भी मुसलमान को वो देख लें, असदुद्दीन अवैसी के झंडे में आपको ग्रीन कलर मिलेगा, उसके चांद सितारे मिलेंगे। इसकी पार्टी का नाम टोटल मुस्लिम है। ये टोटल मुस्लिम इंडिया, ये कहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाएंगे। ये इनके जहन का खन्नास है ना, वो कायम है। जो कि आप अभी भी आपको मैं दिखाता हूँ कि अरफा खानम आपको क्या कहती हैं। ये है ट्रू कम्युनल लीडर का सेक्युलरिज्म इन इंडिया। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। यहां पर एक और बदकिस्मती से इसमें हमारे सो कॉल्ड हिंदू, पता नहीं ये हिंदू हैं भी या नहीं, जैसे जस्टिस काचू हैं या पता नहीं क्या हैं, काजू साहब, ये जब देखो तब पता नहीं क्या समझ के उठ के आ जाते हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को ही दबाया जाएगा। हमेशा ये रिवायत रही है कि हिंदुओं को दबाओ, दैट इज सेक्युलरिज्म, और मुसलमानों को अपीस करो, दैट इज सेक्युलरिज्म। तो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे कि माजी में मैंने कई वीडियो में बताया कि भारत के जो कम्युनल लीडर्स हैं, हिंदू भी हैं, जो कि वो अपीसमेंट के चक्कर में रहते हैं। जैसे ममता जी हैं बंगाल की, अखिलेश है, ये अपने केजरीवाल साहब हैं,
या सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, इनकी सियासत भरी पड़ी है मुसलमानों की अपीसमेंट से। और यह इनकी नज़र में सिक्युलरिज्म ये है कि आप मुसलमानों के जो त्यौहार होते हैं, जो मजहबी जो फेस्टिवल्स होते हैं या कोई दिन आता है, तो उनके लिए सिक्युलरिज्म ये है कि टोपी पहन के मुसलमानी गेटअप में जाके आप मस्जिद में या मज़ार पे जाके दुआ मांगे और टोटल मुसलमान के स्टाइल में वो करें, ये सिक्युलरिज्म है। लेकिन मेरी नज़र में सेक्युलरिज्म ये है जो योगी जी कर रहे हैं। देखें, योगी जी मज़ार पे जाते हैं, इन्होंने एज ए रूलर गए हैं, वो उन्होंने ये देखें, इस्लाम भी यही कहता है कि रूलर को हर मज़हब की हिफाजत करनी चाहिए, ये वो दैट्स व्हाट योगी जी इज़ डूइंग। ये गए हैं मज़ार पे, इन्होंने मज़ार को वो पूरा देखभाल किया, सब कुछ किया, और वहाँ पे जितने काम कराने हैं, जो भी करने हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं मैं टोपी पहन लूँगा। उन्होंने टोपी पहनने से भी इनकार किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं ना यहाँ पर दुआ वुआ मांगने नहीं आया, मैं मुसलमान थोड़ी हूँ। तो योगी जी इज़ ए मॉडल, दैट इज ट्रू सनातन धर्म। ये आदमी, मैं फैन होता जा रहा हूँ। मुझे लोग कहते हैं बीजेपी के तुम चमचे हो, बीजेपी के भक्त हो, तो भाई भक्त होना एक ऑनर की बात है, लेकिन वाकई अगर ये लोग हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़े इंसानियत के अलम बरदार हैं, इंसानियत की को लेके चलने वाले लोग हैं, और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। देखें, जो मैं बार बार कहता हूं कि भारत को तब्दीली लाने की ज़रूरत है, उसके लिए बोल्ड स्टेप चाहिए, तो यू वॉन्ट गेट ए बोल्डर पर्सन देन योगी जी। देखें, योगी जी अभी जो मुग़ल लास्ट कुछ अरसे पहले इन्होंने मुग़ल म्यूज़ियम बनाने का जो ऐलान किया था, तो लोग हैरान थे कि योगी जी जैसा आदमी मुग़ल म्यूज़ियम बना रहा है। तो वो अपनी इतिहास, अपनी तारीख़ को बताना चाह रहे थे। तो योगी जी ने ऐलान किया कि मुग़ल म्यूज़ियम का नाम मुग़ल म्यूज़ियम नहीं होगा, इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज होगा, म्यूज़ियम होगा। तो देखें, ये होता है तरीका। आप देखें योगी जी किस तरह अपने फर्ज को पूरा भी कर रहे हैं और बोल्डली अपने जो चीजें हैं उसको रख रहे हैं। हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी, और भी बदलेंगे। जो हमारे अनुकूल होगा हम वो काम करेंगे, जिससे हमारी पहचान होगी उसको हम करेंगे, और कोई बुरा नहीं है ये। अगर नाम बदल दिया है, आपने मायावती जी को नहीं कहा जिन्होंने अकबरपुर को अम्बेडकर नगर कर दिया है, इसको भी तो बोलिए। आप कहिए कि मेरे दिल में सिर्फ हिंदू बसते हैं और मैं सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास, फिर सबका हटा दीजिए। फिर ये विकास, ये तो नामकरण हुए हैं। हम जब फर्टिलाइजर कारखाना खोलते हैं तो उससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं। हम एम्स खोलते हैं तो उससे सभी लाभान्वित होते हैं। हम सड़क बनाते हैं तो सभी लोग उससे लाभान्वित होते हैं। हम गोरखपुर में वायु सेवा शुरू करते हैं तो सभी लोग उससे, केवल हिंदू ही थोड़े जाता है, मुसलमान भी उससे जाता है। एम्स बनेगा तो सभी लोगों का उपचार होगा। और यही नहीं, आप दूर की बात कर रहे हैं, आप जाइए गोरखनाथ मंदिर में जाइए पहले, और गोरखनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र में जाइए, जितना हिंदू भोजन नहीं पाता होगा उससे ज्यादा मुसलमान भोजन पाता है। गोरखनाथ मंदिर के चिकित्सालय में जाइए, जितने हिंदुओं का उपचार नहीं होता होगा उससे ज्यादा मुसलमान उससे लाभान्वित होता है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए, नहीं, कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो जो आपने किया उसी के आपको बता रहा हूं। मैं बात कहां कर रहा हूं, मैं तो तथ्य पे बात करूं। एक मिनट, आप नहीं, एक मिनट। अभी आपने कहा कि एम्स में सबका इलाज होगा, जाहिर होगा, वहां ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो सकता। आखिर ये हम ही लोग तो करा रहे हैं, जाहिर है वहां ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी वाला देख कर उसको कहीं और भेज दिया जाए, टीका वाला मैं कह रहा हूं ना, तो वहां भेदभाव कहां है? लेकिन फिर ये लड़ाई क्यों ऐसी है कि मियां बाजार का नाम माया बाजार या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर को, जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? नहीं, मैं क्यों रहने दे, इसका तर्क मैं जानना चाह रहा हूं। क्यों रहने दे? हम जानना चाह रहा हूं इसका तर्क। कोई तर्क ये है कि यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियां बाजार हो गया। हमने कहा नहीं, इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया। हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया। बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा, एक मिनट, किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक
मुझे कई लोग वो कर रहे हैं कि तुम मोदी जी के चमचे हो, मोदी जी की वो करते हो। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, मुझे कल एक आदमी ने मैसेज किया कि जी हिटलर है मोदी और ये और वो। तो देखें जी, अगर मोदी जी हिटलर होते और वो जिस तरह से ये जो लेफ्ट और ये जो ड्रामेबाज लोग हैं मीडिया के ख़ास तौर पे, जैसे कि ये राजदीप हैं या रविश कुमार हैं, ये जिस तरह मोदी जी को टारगेट करते हैं, ये अगर मोदी जी वाकई ऐसे होते हैं ना तो इनको पता चल जाता आटे दाल का भाव। देखें, टोटलियरिज्म के खिलाफ हैं हम और ये और वो। ज़रा महाराष्ट्र के बारे में भी तो इनमें से कोई बात करे ना। इन सब के मुंह पे घी लगा हुआ है, बंद है मुंह, ताले लगा दिए हैं इन्होंने जब महाराष्ट्र की बात आती है। देखें, ये हो रहा है महाराष्ट्र में, ये जुल्म है। ये बनाना रिपब्लिक में ऐसा होता है, ये जुल्म है। कहाँ है कानून? आपने कंगना का घर तोड़ा, आपने कंगना के ऊपर केसेस किए। जो यहाँ पे तू भी कहते ना महाराजा उद्धव जी को, तो वो मुजरिम है। और मुजरिम का मतलब ये है कि उसको सड़कों पे मारा कूटा जाए, उसके साथ जो कर सकते हैं करें। जैसे कि 62 साल के भारत की नेवी के लिए जिन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं, भारत के लिए इतनी बड़े इन्होंने, मतलब एक नेवी में या फौज में जो होता है वो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के देश की खिदमत कर रहा होता है। उसके साथ क्या हुआ ये आपने देखा। ये आदमी एक पोस्ट कर रहा है, एक कार्टून लगाता है, कोई ज़रा भी एतराज़ कर दे तो सोनिया सेना है, क्योंकि शिवसेना में नहीं कह सकता इनको, सोनिया सेना कहता हूं मैं, इसलिए कि शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे जी की एक अजीम ऑर्गेनाइजेशन थी, अब तो नज़र नहीं आ रही कहीं। क्योंकि बाला साहब तो खुद भी जाते हुए कह गए थे कि मेरे बाद तो शिवसेना भी कांग्रेस बन जाएगी। तो शिवसेना तो माजी में चली गई। अब तो ये सोनिया सेना है। तो सोनिया सेना के गुंडे जो आम आदमियों के साथ जो कर रहे हैं, तो ये है हिटलरिज्म, ये है फैशिज्म, ये है जो कि गलत तरीके से जो चीज़ों को पेश करना। वरना सेक्युलरिज्म के नाम पे जावेद हबीब साहब कार्टून बनाते हैं जिसमें सारे हिंदू भगवानों को का मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे जावेद हबीब साहब, ज़रा हिम्मत है तो यहाँ पे लगाए ना, ज़रा मुसलमानों के बारे में भी कोई 2-4 मुसलमानों के भी कार्टून बना के लगा देते। अगर आप इतने बड़े महान हैं और इतने हिम्मत वाले हैं तो ज़रा करके दिखाएं ना, आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ये मुसलमान है, ये मजाक मजाक में जानवरों के साथ क्या सलूक करते हैं ये देख लें। मुझे बड़ा शर्म से मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी, और अब तो मैं आई एम अशेम्ड ऑफ ऑल्सो बीइंग ए मुस्लिम लाइक देम। क्योंकि जहां मुसलमानों की कोई बात आती है तो गलत काम में ही आपको मुसलमान नजर आएगा। 2-3 दिन पहले एक वीडियो चल रही थी ये वाली कि एक कुत्ते को बेचारे को उठा के पुल के ऊपर से दरिया में फेंक दिया या नाले में फेंक दिया, जो भी था भोपाल में। उस वक्त तो नहीं पता था कि ये कहाँ का है। और मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा कि यार लगता है ये भी मुसलमान ही होगा। और अब आ गया, सलमान नाम है उसका लड़के का, और उसने उठा के कुत्ते को मजाक मजाक में पानी में फेंक दिया। और फिर ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। यार लानत है ऐसे मुसलमान होने पे। तुम्हारा ये धर्म है, ये तो दुनिया का कोई धर्म आपको मैसेज नहीं देता कि आप किसी भी जानदार के साथ आप ये सलूक करें, वो भी मजाक मजाक में अपने आप के वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गलत रास्ता है और उसमें मेरा ख्याल है कि भारत में अब सख्ती करना पड़ेगी। ये गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको लाना होगा वापस आपको। हमें ऐसा सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए जो कि भारत में खाली एक कौम की अपीजमेंट पे मुश्तमिल हो। यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले खालिद उमर के हवाले से भी आपको कुछ बताना चाहूँगा कि देखें, खालिद उमर को गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर वापस ये सब उठ के आ गए हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि खालिद उमर के साथ साथ आपको कुछ लोगों को और भी गिरफ्तार करना होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली राइट्स का अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो दिल्ली राइट्स की वजह से फिर बेंगलोर राइट्स में ना, अगर दिल्ली राइट्स होते और उस वक्त अगर सख्ती से उस मामले को निपटा लिया जाता तो फिर बंगलोर में भी ना होता कुछ। लेकिन दिल्ली में भी हुआ, बंगलोर में भी हुआ, और ये आगे भी होगा अगर दिल्ली वाले मामले को सुलझाया ना गया
करेक्टली इस मामले को सही करना होगा। इसमें मुजरिमों को आगे जो मुजरिम है, देखें सबसे बड़ी इंस्टिगेटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी इंस्टिगेटर है ना, उसमें स्वारा भास्कर है। स्वारा भास्कर लिबरलिज्म के नाम पे और अपनी दुकानदारी चमकाने पे नाम पे, क्योंकि देखो तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा जो कैरियर है, प्रोफेशन है, उसमें तो तुम नाकाम हो, तुम BCD पता नहीं किस ग्रेड की एक्ट्रेस हो, कभी तुम्हें किसी ने अप्रिसिएशन नहीं दिया, तो अब तुम इस मामले में इस तरह से हीरो बनने की कोशिश कर रही हो। तो सबसे पहले तो मैं भारत की सरकार से कहूँगा कि स्वारा को भी ज़रा वो शी स्टैंड्स विद खालिद उमर, तो उनको जाके खड़ा करें फिर खालिद उमर के साथ, लेकिन क्या फरमाती है। हम सड़कों पर आ जाएंगे, तो मेट्रो बंद कराएंगे, हम पैदल चलकर आएंगे। स्वारा अकेली इंस्टिगेटर नहीं है, स्वारा तो खैर एक बहुत बड़ी इंस्टिगेटर है। इसके अलावा राजदीप हैं, संजुक्ता है, निधि है, सागरिका है, राना है, सबा है, शीला है, नाम लें और इतने सारे लोग हैं। यहाँ पे आपको मैं रविश की भी बात बता दूं कि देखें किस तरह मुसलमानों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। देखें इंस्टिगेट करने के जो तरीके होते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप देखें रविश किस तरह इंस्टिगेट कर। हमने एक ऐसा मुल्क बनाया है जिसमें अगर आप जनसंख्या के 2% भी हैं तो भी आपको दब के रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सर उठा के चल सकते हैं। और ये बड़ी शान की बात है, एक ऐसा मुल्क हमने बनाया है। लेकिन यह दिखलाई पड़ा कि 70 सालों में दरअसल इसको लेकर एक कॉम्प्लेक्स था, एक कुंठा थी। और यह बहुत मजेदार है कि यह कुंठा यह थी कि हम इतने दिन तक धर्मनिरपेक्ष रह गए। कैसे धर्मनिरपेक्ष रह गए और क्यों नहीं हम बहुसंख्यकवादी बने। और 2014 में जो परिवर्तन हुआ वह परिवर्तन यह था कि पहली बार भारत की सबसे बड़ी धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी को यह बतलाया गया कि भारत का कारोबार राज्य का तुम्हारे बिना चल सकता है, तुम्हारी चिंताओं के बिना चल सकता है, तुम्हारी आशंकाओं के बिना चल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की संवेदना में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई, और 2 तरह की संवेदनाएं। इसलिए रवीश को, मैं रवीश सिर्फ एक प्रतीक के रूप में कह रहा हूं, रवीश को चाहने वालों के बारे में बतलाया जा सकता है कि वो इस दरार के किस तरफ हैं, और दूसरे जिन्हें मौका मिले तो वो खून कर दें, वो किस तरफ हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हम शुरू से ऐसे थे, पर डाउट होता है मुझे, हम शुरू से ऐसे नहीं थे कि आप सब ने अपने अपने यकीन और रीजन को सस्पेंड किया, स्थगित कर दिया और मान लिया कि कोई तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में चल रही है जिसकी वजह से हम परेशान हैं, और मुसलमानों को, धार्मिक अल्पसंख्यक की बजाय मुसलमानों को विलन बनाया गया। मुसलमानों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो समाज के भीतर एंटी प्रो सिस्टम इस कदर लोगों को तैयार किया गया कि वो भी अपने घर से नहीं निकले, वो भी डर गए। ये जर्नलिज्म के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे, लेफ्ट के नाम पे ये सब कुछ करते जाते हैं और ये समझते हैं कि इनको कोई नहीं रोकेगा। और जिस तरह ये मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं और भारत की करंट सरकार जो कि सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इंजॉय करती है, उनको टारगेट कर रहे हैं कि तो थोड़ा बहुत अब सरकार भी दिखा दे कि क्या होती है सख्ती, क्या वो होता है। इन लोगों को आप खड़ा करें। उसके साथ खालिद उमर के साथ, खालिद उमर के बारे में कहता है कि वो लीडर है, हीरो है और भारत के लिए, भारत में बोलने की इजाज़त नहीं। तो अरे भाई,
बोलने का भी कोई तरीका होता है। जो चीज़ खालिद उमर कह रहा था ना, वो दुनिया का कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इंग्लैंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ है, यहाँ पे आके कोई बात करके जाए जिस तरह खालिद उमर ने क्या क्या कहा था, भारत तेरे टुकड़े हों हजार, और ये सारी चीज़ें आप खुद देख लें कि खालिद के नारे क्या थे, खालिद की एक्टिविटीज़ क्या थी, उसका बाप क्या था। उसके बाप के बारे में तो कोई दो राय नहीं। उसका बाप तो खुद कहता है कि हाँ जी मैं था ना टेररिस्ट, तो मेरे बेटों को इसकी सज़ा ना दो। इसके बाप का भी बयान आया है। तो जाहिर है खालिद का अपना तरीकाकार भी हमें नजर आ रहा है कि वो तो अपने बाप से भी 2 हाथ आगे जाना चाह रहा है। वो भारत के टुकड़े हों हजार, तो भैया जो भारत के टुकड़े करेगा उसके अपने टुकड़े होंगे हजार लाख। तो मैं यहाँ पे अब भारत के सेक्युलरिज्म के हवाले से आगे बढ़ता हूँ और आखिरी इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा राणा साहिब कहूँ कि साहिबा कहूँ, आज ज़रा बड़ा गड़बड़ हो गई है। क्योंकि राणा, एक तो ये एक बड़ा इनका ड्रामा है। 2 दिन पहले ये लगाती हैं कि मुझे कोविड हो गया और 2 दिन में ठीक भी हो गया, आज कह रही हैं ठीक भी हो गया। तो ये सिंपैथी गेन करना था या फिर वो डर लगा था कि गिरफ्तार ना कर लिया जाऊं या ये वो। तो 2 दिन में, और इनकी रिपोर्ट पे भी आया है कि मिस्टर, इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिए, पहले ट्वीट की थी, गलती से अपनी रिपोर्ट लगाई, उसमें मिस्टर राणा अय्यूब लिखा था। तो पता नहीं क्या इनका ड्रामा है, क्योंकि सच्चाई तो इनसे आप कभी एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, ये सच तो बोल नहीं सकते। ये अपने किसी इनके बारे में आप कभी भी सच नहीं जान सकते। झूठ की दुकानें चलाते हैं ये, और झूठ का पिंडार है। और सबसे बड़ी बात, ये राणा और अरफा खास तौर पे, ये 2 और सबा, इन तीनों का आप लाइफ स्टाइल देखेंगे ना तो आपको प्योर यूरोपियन स्टाइल की लाइफ गुजारती हुई निकलेंगी। लेकिन ये प्रचार करेंगे इस्लामिक शरीयत की। तो मैं कहता हूं कि ज़रा फिर इनको इस्लामी शरीयत भी दिखा दी जाए, इनको कुछ दिनों के लिए तालिबान के पास भेज दिया जाए, ताकि इनको पता चले कि इनके साथ क्या हो सकता है तालिबान के दौर में। तालिबान और इस्लामिक शरीयत जिसका ये प्रचार करती हैं, ये 1 घंटा उसमें नहीं रह सकती खुद। लेकिन ये सिर्फ भारत दुश्मनी में और पाकिस्तान के एजेंडे पे, क्योंकि ये प्योर आईएसआई का एजेंडा है। तालिबानाइजेशन, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि तालिबानाइजेशन ऑफ साउथ एशिया आईएसआई का एक मॉडल है, जो जियाउल हक, हमीद गुल, ये 2 जनरलों के दिमाग का खन्नास था, जो कि इन्होंने पेपर पर उतारा। और इसकी पूरी प्लानिंग से पूरे साउथ एशिया में श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें इन्होंने पूरा ये जाल फैलाया है, जिससे ये इस्लामिक शरीयत की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि राणा को और अरफा को कुछ दिनों के लिए तालिबान का मेहमान बना के भेजा जाए, और ताकि वो वहाँ पे जो, क्योंकि ये इस्लामिक शरीयत की बात करते हैं ना, तो इस्लामिक शरीयत में जिहाद सेक्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको बड़ा सवाब मिलेगा। तो ये जाएं या तो फिर इराक में और सीरिया में, वहाँ पे आईएस के मुजाहिदीन को वो जिहाद सेक्स प्रोवाइड करें, इनको बड़ी अच्छी जन्नत में आला मुकाम मिलेगा। इनको वहाँ भेजा जाना चाहिए ताकि इनको इस्लामिक शरीयत का थोड़ा बहुत तो पता चले, और कुछ नहीं तो इसको पाकिस्तान में भेज दें, लाहौर के मोटरवे के जरिए भेज दें। लाहौर के मोटरवे के जरिए इनको आप भेजेंगे तो बड़ा आपको इनको पता चल जाएगा कि ये किस जन्नत में रहते थे और कहाँ किस जन्नत को ख़राब करके ये वो करना चाह रहे हैं। तो राणा को मैं कहूँगा, सबा को मैं कहूँगा, अरफा को मैं कहूँगा कि अगर आप ये पाकिस्तान जैसा रूल चाहते हैं तो फिर चले जाएं उधर ही। फिर तारिक भाई भी सही कह रहे हैं कि भाई इनके लिए बेहतर ये है कि फिर पाकिस्तान चले जाएं। तो आ जाते हैं हम पाकिस्तान के ऊपर। अब लाहौर में जो रेप हुआ उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मज़ीद काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आई हैं। वो औरत फ्रांस में पैदा हुई थी, पाकिस्तानी ओरिजिन की, फ्रांस में ही पैदा हुई थी, वहीं पली बड़ी थी। उसकी शादी वहाँ पे गुजरांवाला के आदमी से हुई थी, पंजाबी से। और इसका जो मैका था ना, मैका मीन्स इसकी माँ का घर लाहौर में था और इसका ससुराल था गुजरांवाला में। गुजरांवाला इज़ अबाउट 45 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम लाहौर टू गुजरांवाला। लाहौर आपको पता ही है कि हिंदुओं का मुकद्दस शहर हुआ करता था, और उसकी तारीख़ आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लाहौर और कसूर ये 2 भगवानों के
शहर थे। आज भी आपको कसूर की हर मस्जिद, हर बिल्डिंग, जैसे हिंदुस्तान में भी है, उसके नीचे से आपको मंदिर के आसार ज़रूर मिलेंगे। और यही लाहौर भी हिंदुओं का मुक़द्दस शहर था, जहाँ से सब सफाया कर दिया गया। हिंदू और सिखों का ये शहर होता था, वहाँ से सब सफाया करके उसको मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लाहौर की औरत हैं, ये उन्होंने फ्रांस छोड़ा और इन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को अपना इस्लामिक माशरा दिखाना चाहते हैं और उसमें बड़ा करना चाह रहे हैं इस्लामिक माशरे में, इसलिए ये बेचारी पाकिस्तान मूव हुई थी। तो ये लाहौर में अपने शॉपिंग करने आई थी, शॉपिंग करके अपने माँ बाप के घर पे खाना खाया। माँ बाप ने कहा कि बच्चों को नींद आ रही है तो तुम इधर ही सो जाओ, तो उसने कहा नहीं, मेरे ससुराल वाले नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि पंजाबी बड़ी मुसलमान पंजाबी की बात हो रही है। मुसलमान पंजाबी बड़ा गंदी जहनीत का वो माइंड सेट रखता है। तो वो बेचारी रात के 12 बजे निकली और फिर आपको बताया ही है कि किस तरह हुआ। तफसील इसकी ये थी कि 2 आदमी आए और इसका रेप किया और ये वो। अब जब इतना हंगामा मच गया है ना, तो ये लोगों ने 2 आदमियों के नाम दे दिए, फ़ोटो निकाल दी कि भाई ये 2 हैं जिन्होंने इसका रेप किया था। अब पहली बात तो ये कि वो दोनों में से एक जो है वो ऑलरेडी कई रेप और कई मुजरिमाना काम के ऊपर है और आज़ाद घूम रहा था, इसको कोई पकड़ वकड़ नहीं रहा था। लेकिन हमें सबको पता है कि उस औरत ने सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया था, तो फिर ये 2 घंटे तक वहाँ बैठी है, वेट कर रही है, पुलिस नहीं आई। तो किसी को कैसे वही नाजिल हुई थी कि भाई यहाँ पे एक अकेली औरत 3 बच्चों के साथ बैठी हुई है। तो हमें यकीन है कि आसिम बाजवा डाकू, चोर, और किसका बच्चा आपको पता है, तो उसकी जो करप्शन पकड़ी गई, दूसरे आर्मी जनरल्स की जो करप्शन पकड़ी गई, उस पर पर्दा डालने के लिए ये एक इशू किया गया था, ताकि पता था कि ये रेप होगा तो बड़ा हंगामा मचेगा। और अब कोई आसिम बाजवा की तरफ बात ही नहीं कर रहा, वैसे भी कोई बात नहीं कर रहा था। पाकिस्तान में कोई मर्द का बच्चा तो है नहीं, सारे जनखे हैं, सारे नामर्द हैं, मीडिया वाले, सियासतदान, कोई बात नहीं कर रहा आसिम बाजवा की, और अब तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा। तो ये सरकारी काम हुए हैं, वर्दी वालों ने ये सारे रेप वेप में सारे कुछ थे और वहीं 2 नाम दे दिए और उनको भगा भी दिए। पंजाब का चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हम पहुंच गए हैं मुजरिमों तक, लेकिन मुजरिम भाग गए, हमें पता है कि कौन मुजरिम। उसमें से फिर एक ने सुना है कि सरेंडर कर दिया था, तो कि भाई मैंने नहीं किया कुछ भी और मेरा खामखा में नाम लिया जा रहा है, और औरत ने भी उसको पहचानने से इनकार कर दिया कि नहीं ये नहीं था। लेकिन अब उसको वापस भगा दिया है, या तो उसको कहीं ISI के सेफ हाउस में रख के डिक्लेयर ये किया गया कि भाग गए। तो ये ड्रामेबाजियां हो रही हैं पाकिस्तान में। इस पे ड्रामेबाजी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इमरान खान का एक लाडला है फैसल वावड़ा, जो कि सबसे बड़ा वुमेनाइजर है, करप्ट है, चोर है और ख़ानदानी है। इसके ख़ानदान की औरतों का भी यही काम है और मर्दों का भी। उसने कहा था कि मैं कानून लाऊंगा कि नामर्द कर दिया जाए, तो इमरान खान ने भी कह दिया है कि हाँ जी बिल पेश किया जाए और आइंदा से जो भी रेप में पकड़ा जाए उसको नामर्द कर दिया जाए। तो देखें, मसला ये है कि ये सब टोपी ड्रामे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी की अपनी ट्वीट मौजूद है कल की कि पाकिस्तान में डीएनए को एज ए टेस्टिमनी नहीं माना जाता, उसको गवाही के तौर पे नहीं माना जाता। पाकिस्तान में डीएनए नहीं माना जाता, और चूंकि ये इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टोपी ड्रामा, बनाना रिपब्लिक, वहां पे 4 आपको गवाह चाहिए, और गवाह भी वो चाहिए जो 5 वक्त नमाजी हों और पक्के मुसलमान हों, शरई हों। तो मुझे ये बता दें कि कोई ऐसा रेपिस्ट दुनिया में आपको मिलेगा जो 4 गवाह बिठा के किसी को रेप करेगा? तो फिर ये कानून आप ला के किस पे लागू करेंगे? और अगर आपने लागू कर दिया तो मेरा ख्याल है कि पंजाब का तो सारा हर मर्द को आपको नामर्द करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब इज ए रेप कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में पंजाब रेप कल्चर है। ये खुद PTI की मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली फरमाती हैं कि पाकिस्तान में तो रेप के केस रिपोर्ट ही नहीं होते। और इन्होंने एक NGO की रिपोर्ट कोट की है, जिसमें वो NGO कहता है कि 82% रेप के जो केसेस हैं वो लड़की के अपने रिश्तेदार करते हैं। यानी वो फरमाती हैं, ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ PTI, कि पाकिस्तान में इन्होंने रिसर्च की है, तो वो रेप जो लड़कियां हुई हैं उनके इंटरव्यू में तो 82% लड़कियों ने कहा कि हमारा रेप या तो मेरे बाप ने किया है, या मेरे भाई ने किया है, या मेरे मामू ने किया है, या मेरे चाचा ने किया है, या मेरे इवन दादा ने किया है। यानी मेल
रिलेटिव्स, करीबी, जिसको इस्लाम में महरम कहा जाता है, उन्होंने 82%, अलार्मिंग है, दिस इज इस्लाम ऑफ पाकिस्तान, असल इस्लाम ये नहीं है लेकिन दिस इज इस्लाम ऑफ पाकिस्तान, ये है जी बनाना रिपब्लिक। इसका रहना अच्छा है, अब जायज है कि इस मुल्क को अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नासूर बन चुका है, इंसानियत के नाम पे ये मुल्क नासूर बन चुका है। अब इसका टूट जाना इसलिए बेहतर है कि इस पे से आप पंजाबी हेजेमनी को ख़त्म नहीं कर सकते, और ये पंजाबी हेजेमनी इज़ नासूर, तो इसके लिए बेहतर है कि अब इसको ख़त्म किया जाए इस मुल्क को। ये जी आपने देखा कि ये रेप की जो कहानी है, इसमें कितनी सारी चीज़ें आई, और इसमें सबसे घिनौना रोल मौलवी का आ रहा है। देखें, लास्ट ईयर एक पाकिस्तान में औरतों ने मुजाहरा किया था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का इसका मतलब ये नहीं था कि औरत कहती थी कि मैं सड़कों पे जाकर लड़के फंसाऊंगी और रोज़ कुछ ना कुछ करूंगी। इसका मतलब ये था कि भाई अगर मेरा जिस्म है तो मेरा हक होना चाहिए कि मुझे अपने शौहर के साथ भी सेक्स करना है कि नहीं करना, और दुनिया का हर कानून ये इजाज़त देता है सिवाय इस्लाम के। क्योंकि मैं अपनी एक पिछली वीडियो में एक मौलवी की वीडियो लगा चुका हूँ कि एक औरत का शादी के बाद अपने शौहर की तरफ ये राइट है कि शौहर आधी रात को, चाहे वो मर रही है, वो कहे मुझे तुम्हारी इस वक्त सेक्स की ज़रूरत है, तो उसको चुपचाप सरेंडर करके चुपचाप उसकी ओबेडियंस में जो चाहे वो कर सकता है। ये सेक्स स्लेव होती है औरत शादी के बाद अपने आदमी की। तो मौलवियों को बड़ा वो मुजाहरा हुआ ना जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मौलवियों ने हंगामा मचाया। ये खादिम गालवी, किसका बच्चा आपको पता है, मैं हर बार गालियां सबको नहीं दूंगा, किसका बच्चा आपको पता है, उसने हंगामा मचाया था कि तुसी कुत्था और तुसी तो डिसाइड करोगे कि हम डिसाइड करेंगे कि औरत क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। और ये देख लें, ये एक मौलवी है मैंगल, बलोच है, कराची में बिठाया हुआ है, और बलोच इस टाइप के जितने हैं वो सरकारी हैं इनका असल बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि प्योर सिक्युलर हैं। ये मैंगल तो उसका भी बच्चा नहीं है, ये तो सूर का बच्चा होगा पक्का। इसकी आप वीडियो देखें, इसका चैनल मौजूद है, इसकी आप वीडियो देखें, इसको ये आपको कहीं से स्कॉलर नहीं लगेगा, ये एक विलन है। ये क्या मेरा जिस्म देखें, आपको बता रहा हूं, बाकी तीनों पर अल्लाह की लानत है। बाकी तुम पाकिस्तान को किस तरफ तुम ले जा रहे हो, किस तरफ तुम पाकिस्तान, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फिर छोड़, फिर निगरानी न कर, फिर हम भी ओबाशों को कहेंगे निकलो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भी जिस्म तुम्हारी मर्जी, और तुम्हारा भी हथियार जहां भी ठोको ठोको, हम भी कहेंगे, भी हम भी इसी तरह ऐलान करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तीनों पर अल्लाह की लानत है। बाकी तुम पाकिस्तान, ये तो हाल है मौलवियों का। और एक वो हमारे हुरों वाले मौलवी जो जिन्होंने नाउजुबिल्ला अल्लाह को भी साकी बना दिया है कि अल्लाह आपको अपने हाथ से शराब पिलाएगा और शराब की नहरें होंगी और हूरें आपके साथ ये करेंगी, और हूर के जिस्म के एक एक पार्ट की उसने तफसील से जो बयान की थी, खामोश होकर बैठा हुआ है, पाँव दबवाता रहता है, याशियाँ करता है, 4 बीवियाँ, 40 सेक्स स्लेव्स, और ये तमाम मौलवियों का कोई आवाज़ नहीं आ रही उसकी। दूसरे ये कहें ताहिरुल कादरी जो कनाडा में रहते हैं, ये एक नवाज शरीफ की जो घर था ना, उसके पास एक मस्जिद थी, नवाज शरीफ ने अपने घर के पास एक मस्जिद बनवाई थी, उसका इमाम था, कुछ भी नहीं था, 2 टके का आदमी, आज अरबपति है। ये कनाडा में रहता है, लेकिन जब कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है ना, तो हर साल नवंबर दिसंबर में 3 महीने के लिए पाकिस्तान आ जाता है और फिर ये चंदे जमा करता है। और चंदा इसने भी, इस्लाम ने, इन्होंने मुल्लाओं ने आम पाकिस्तानी के जहन को ऐसा जकड़ा हुआ है कि औरतें अपना जेवर तक इसको चंदा देती हैं, और ये 5 स्टार 7 स्टार लाइफ गुजार रहा है अपने औलादों के साथ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि सारे मौलवी की औलादें हाईएस्ट बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से तालीम हासिल करते हैं, यूरोप अमेरिका में रहते हैं और फिर बिजनेस करते हैं जैसे फौजी। ये सब हरामुद्देहर लोग हैं। तो ये मौलवियों का किरदार है। तो इस मामले में किसी मौलवी का कोई पॉजिटिव बयान नहीं आया। पुलिस का ये रोल आपको बता दिया कि 2 एवं आदमी उन्होंने आवाम को लगा दिया है कि हाँ जी ये हैं जो पकड़े। अब जो स्टोरी आ रही है वो ये है कि इनको मार दिया जाएगा और पुलिस इनकाउंटर में ताकि केस ख़त्म हो। और हमने ये भी सुना है, बल्कि सुना क्या है कि आईजी पंजाब ने ये कहा है कि मैंने उसमें से एक आदमी की लड़की को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब उस लड़की का क्या कसूर है?
अगर उसने रेप किया भी है उस आदमी ने, तो उसकी बेटी को तुम लोगों को गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं है। ये नासूर मुल्क है, इस मुल्क को अब ख़त्म कर दो, वरना 220 मिलियन आपके लिए वबाले जान बन जाएंगे, पूरी दुनिया के लिए ये ख़तरा बन जाएंगे। और आखिर में मैं पाकिस्तान फौज के कुछ कारनामे बता दूं आपको। रोज़ की बुनियाद पर सड़कों के इफ्तिताह कर रहे हैं और इसको ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है, जबकि सड़कें तो आम दुनिया में काउंसलर लोग बनाते हैं। और इसके लिए इन्होंने आसिम बाजवा रखा हुआ है, जो कि एक सड़क बनाता है तो उसकी 5 पापा जॉन्स की फ्रेंचाइज का एडिशन हो जाता है उसकी जायदादों में। अब एक नया भाई साहब आया है, कौन, जिसने पीटीआई बनाई थी, आईएसआई का एक्स डीजी शुजा पाशा, एक और हरामी जिसने पीटीआई बनाई थी। इसके बारे में मैं डिटेल में अपनी कई पुरानी वीडियो में बता भी चुका हूं, आप भी गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये वो है ख़ास तौर पे शुजा पाशा का मैं आपको एक वाक़या बता दूं। ये अमरीकी कुत्ते हैं, ये अमरीकी कुत्ते। एक रेमंड डेविस करके था, ब्लैक वाटर, अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्लैक वाटर, जो अफगानिस्तान और इराक वगैरह में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भेजे थे अमेरिका ने। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। ब्लैक वाटर, रेमंड डेविस, शुजा पाशा, ये नाम आप गूगल करें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो रेमंड डेविस ने लाहौर में, मुझे सही से साल याद नहीं लेकिन 4-5 साल पुरानी बात है ये, लाहौर में, पुराने लाहौर में, जो 12 गेट कहते हैं, पुराने लाहौर में, लाहौर में जाके इसने 2 पंजाबियों को गोली मारी थी जो इसके एजेंट थे, और शायद इसके पैसे खा के इसने उनका काम नहीं किया था। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर रेमंड डेविस टाइप के आए थे ना, जो पाकिस्तान में, वो लोकल गुंडों को पालते थे और फिर उनसे ये गलत काम करवाते थे। तो रेमंड डेविस उसी वक्त पकड़ा भी गया था। तो बाद में शुजा पाशा ने उन मरने वाले 2 पंजाबियों की फैमिलियों को उठा लिया, पूरे ख़ानदान को उठा लिया, और उनको जेल में बंद करके उनको मजबूर किया कि इस्लाम को तो फ़ौरन लेके आते हैं ना। इस्लाम का एक कानून है कसास का ये मतलब होता है कि अगर एक आदमी किसी को मार दे और उसके पास दौलत है तो वो मरने वालों को पैसा दे दे, और मरने वाले अगर उसको माफ़ कर दें कि हाँ भाई इस पैसे के बदले में हम तुम्हें वो खून माफ़ कर देते हैं, तो वो माफ़ हो जाता है। तो शुजा पाशा ने उन मरने वाले 2 लड़कों के ख़ानदानों को मजबूर किया, वो तैयार नहीं थे, उनको सरकारी जेलों में रख के इनको मजबूर किया कि तुम लोग ये इसको माफ़ कर दो। और फिर अदालत में सरकारी तहवील में लाया गया, और किताब एक मौजूद है, रेमंड डेविस ने फिर किताब लिखी थी। किताब में मौजूद है कि शुजा पाशा अदालत में बैठ के, उस वक्त आईएसआई का चीफ था, देख लें इन हरामियों के हरकतें, देख लें, अमरीकी गुलामी कुत्ते हैं अमरीकी। किताब में लिखा है कि शुजा पाशा अदालत में बैठ के टेक्स्ट करता था अमरीकी एम्बेसडर को कि हाँ अब अदालत में प्रोसेस चल रहा है, डोंट वरी, मैं उसको लेके आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में अदालत से। और फिर यही हुआ कि अदालत में उसको माफ़ी मिली रेमंड डेविस को, और ये शुजा पाशा उसको अपनी गाड़ी में बिठा के मिलिट्री एयरबेस पे ले गया, वहाँ से हवाई जहाज़ में बिठा के अमेरिका भेजा गया। ये है पाकिस्तान के फौजी। तो अब ये शुजा पाशा जिसने पीटीआई बनाई थी इमरान खान की, उसको नवाजा जा रहा है। कैसे नवाजा जा रहा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है सरकारी, स्टील मिल, उसका चेयरमैन बना रहे हैं। आसिम बाजवा आ गया, यानी आप पाकिस्तान के जितने बड़े इदारे हैं ना, उस पर फौजी बिठाया हुआ है। और ये शुजा पाशा जब आईएसआई का डीजी से रिटायर हुआ तो ये लोग फौरन, हरामियों के पता नहीं लालच का कितना भयानक कुआं है, ये दुबई चला गया और दुबई की सरकार का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गया। आप मुझे बताएं, दुनिया में कहीं ऐसा होता है क्या आर्मी चीफ या इंटेलिजेंस चीफ नौकरी छोड़ के दूसरे दिन किसी और मुल्क की नौकरी में चले जाएं? कहीं ऐसा होता है इतनी सेंसिटिव पोस्ट के? हमारे यहाँ क्या हुआ, उस वक्त राहिल शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसकी नौकरी खत्म हुई, सऊदी अरब में शुरता लग गया। शुजा पाशा की नौकरी खत्म हुई, दुबई में शुरता लग गया। शुजा पाशा के बाद ज़हीरुल इस्लाम बना था आईएसआई का चीफ, वो भी दुबई में फिर नौकरी पे लग गया। तो शुजा पाशा दुबई में नौकरी करता था। अब आपको पता है कि अरब इसराइल जो सारा कुछ हुआ है, और फिर अरब इंडिया का जो कनेक्शन हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान तो बेचारा लावारिस हो गया था। अरबियों ने तो पाकिस्तान को के आर्मी जनरल्स को यूं घुमाया, उनके पिछवाड़े पर ठक करके लात मारी, बोला जाओ दफा हो।
तो शुजा पाशा बेरोजगार हो गया तो इमरान खान ने कहा, अरे माई बाप, आप मेरे पिताजी, आपने तो मुझे पैदा किया है, आपने तो मुझे सियासतदान बनाया है, मुझे वजीर आजम बनवाया है, आप क्यों जॉबलेस हो रहे हैं? आइए आपको चीफ पाकिस्तान स्टील मिल्स का चीफ बना रहे हैं। ये है जी पाकिस्तान। कराची में एक कॉलेज है, इस्लामिया गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। मैंने जब मैट्रिक किया था ना, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं आला तालीम इसीलिए मेरे वालिद हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा तुमने सीए करना है, सीए करना है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लेना था और मेरा ख्याल है 56 या ऐसी कुछ परसेंटेज थी और 60% पे एडमिशन मिलता था, तो मुझे एडमिशन नहीं मिला मुहाजिरों के लिए। अगर आप सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, कराची में ये कोटा सिस्टम की मैं वो बता रहा हूँ, तो उसमें आपको 45% पे भी एडमिशन मिल जाता था। लेकिन मुझे कल मैंने कहा था ना अपनी वीडियो में कि इस पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें जलालत दी है इस पाकिस्तान ने, हमें धुतकारियाँ दी हैं, और तो मुझे वो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में दाखिला नहीं मिला था। आज गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज की दीवारें तोड़ के रेंजर्स, किसके बच्चे हैं आपको पता है ना? रेंजर्स, पैरामिलिट्री रेंजर्स, हाजिर सर्विस जनरल की क़यादत में ये पाकिस्तान आर्मी का एक विंग है जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। रेंजर्स सबसे ज़्यादा कमा रही है पाकिस्तान में। रेंजर्स ने आज गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज की दीवारें तोड़ के बोला हम इसमें हेलीपैड बना रहे हैं, और ये हमारे कब्जे में आ गया। कराची के आधे से ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस पे रेंजर्स का कब्जा है। प्राइम लोकेशन की जगहों पे सारा इनका कब्जा है, मार्केटों पे कब्जा, शादी हॉल बना के इन्होंने चलाए हुए हैं। समझ ले वैसे भी लीगली 60% ऑफ कराची इज कंटोनमेंट। मुझे दुनिया का एक शहर, ये लंदन में मैं रहता हूं, कोई एक जगह, एक गली नहीं है जो कंटोनमेंट पे आए, लेकिन कराची पाकिस्तान का कमाने वाला कमाऊ पूत 60% लीगली कंटोनमेंट है, जहां पे सिविलियन कोई अथॉरिटी का काम नहीं है, कोई फैसला ही नहीं कर सकता। वहां पे कोर कमांडर डिसाइड्स एवरीथिंग। ये है कराची की हालत। तो इन्होंने सारे प्राइम लोकेशन की जो ज़मीनें हैं, कॉलेज हुए या स्कूल हुए, इस पर कब्जा कर लिए हैं। आज इन्होंने दीवार तोड़ दी गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज की, तो सारे कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स और प्रोफेसर्स ने मुजाहरा किया। तो रेंजर्स ने इनको जाके इनके पास गए और रेंजर्स ने कहा कि वो खुश हो गए, उन्होंने कहा शायद अब वो फैसला तब्दील करने आए हैं। रेंजर्स ने कहा कि इंसान के बच्चे बनो और चुपचाप चले जाओ, हम लोग तो यहाँ ये कॉलेज में हमारा अड्डा है। ये है जी पाकिस्तान। आखिरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि शिया सुन्नी के हवाले से आपको पता ही है कि कराची में क्या हुआ, 2 दिन तक क्या हंगामा होता रहा। और ये जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द, जो मैंने बताया था ना कि पहले आगा खानियों को फारिग किया, अहमदियों को फारिग किया, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को फारिग किया, अब शिया के पीछे आए हैं, इसके बाद ये आपस में लड़ेंगे। बाद में क्या, अभी भी देख लें, आज देवबंदियों ने एक बरेलवी मस्जिद को तोड़फोड़ की और उधर हमला किया और उसको खूब तोड़फोड़ की। तो शियाओं ने हुआ, आपको बताया था ना कि एक मजलिस हुई थी मुहर्रम की अभी 2 हफ्ते पहले, इसमें एक शिया जाकिर ने ये कहा था कि जो हमारे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेत भी की थी और कहा था कि इनकी लाशों को लटकाया जाए, ये वो। तो आज शियाओं के तमाम जाकिरीन ने जमा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि वो जो आदमी था ना जिसने ये तकरीर की थी, उस पर तो शिया के तमाम लोगों ने पाबंदी लगाई हुई है, इसलिए वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं था, वो तो लंदन में रहता था। तो इमरान खान का एक और लाडला जुल्फी बुखारी, ब्रिटिश नेशनल, लंदन में रहता है, लंदन में कारोबार करता है। इस वक्त इमरान खान ने मिनिस्टर बनाया हुआ है, 2 साल से तो पाकिस्तान में कमा रहा है और रोज़ नई लड़कियों, क्योंकि नामर्द करना पड़ेगा तो आपको जुल्फी बुखारी, फैसल वावड़े को भी नामर्द करना पड़ेगा। तो वो शिया जाकिरीन ने तमाम ने मिलकर कहा कि जुल्फी बुखारी ने उस शिया आदमी को लंदन से बुलवाया और लाहौर से वो मातम करने वाले बुलाए और वहां पे उससे तकरीर करवा कर उसको सीधा जुल्फी बुखारी एयरपोर्ट लेके गया और एयरपोर्ट से लंदन भगा दिया। ये साजिश आपको नजर आ गई कि कैसे शिया सुन्नी फड्डा, वो रेप, ये सब चीजें इसलिए कि फौज कहती है कि मुल्क को फंसा के रखो, आवाम को इन चीजों में फंसा के रखो और हम लूट मार करते रहे, हमें कोई ना रोके। तो देख ले भाई, इस वक्त
पूरा कराची में आपने देखा ना कि लाखों आदमी इन्होंने एक ही शियाओं के पीछे लगा दिए। पंजाब में लाहौर मोटरवे के रैप के पीछे लगा दिया। यानी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रही है आर्मी। तो खुदारा इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे आओ, बचाओ इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को, क्योंकि बर्बादियां मुकद्दर है इस पूरे रीजन और पूरी दुनिया का। अगर आपने इस टेररिस्तान को, इस बलात्कारिस्तान को कंट्रोल नहीं किया, इसका फैसला ना किया, तो बहुत भयानक अंजाम होगा। खुदारा हमें बचाएं। अजीज़ दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सामने जो भी सच्ची बातें हैं सामने रखूं। मैं मज़ीद देखें आपके लिए इंटरव्यू की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू मिलें। मेरे आगे भी और भी मज़ीद इंटरव्यू हैं। ताइवान की एक एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तानी जो कि ताइवान में ही रहती हैं, उनसे मैं चाइना भारत के हवाले से और ताइवान के हवाले से बुध के दिन इंटरव्यू कर रहा हूं, तो वो भी आपको 2-3 दिनों में पेश करूंगा। तो कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं चल सकता। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ कीप स्प्रेडिंग माय वर्ड्स। जो मेरी वीडियो को आप जितना वो कर रहे हैं, मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो मुझे बड़ा आई फील हम्बल्ड and I'm thankful to you all and keep supporting me. Thank you very much. जय हिंद। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है, मैं शहर अकोला से हूँ, मैं एक बिजनेसमैन। सर सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे। एक तो ये कि सर आपने इस्लाम की इतनी स्टडी की है और इस्लाम के बारे में आप इतना जानते हैं और इस्लाम से मुतासिर भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे, और यहीं से आपको दावत देता हूँ कि आप इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते। देखिए, एक सच्चाई मेरी ये है कि मेरे वालिद जो थे वो नागर ब्राह्मण थे और मेरी वालदा एक शिया मुसलमान थी। तो मेरा जो जिस्म है आधा हिंदू आधा मुसलमान हूँ, और मैं क्रिश्चियन स्कूल डॉन बॉस्को में पढ़ा हूँ, जहाँ पर मुझे आवे मारिया और जीसस क्राइस्ट के किस्से सुनाए गए थे। तो सही माने में तो मैं एक वो हिंदुस्तान की वो आइडियल औलाद हूँ जिसको आप एक सेकुलर हिंदुस्तानी कहते हैं। मेरे लिए टॉलरेंस एक वोट कैप्चरिंग डिवाइस नहीं है, वो मेरी एक जिस्मानी सच्चाई है। बाकी इस्लाम की जो शिद्दत है, जो पैशन है, जो सोशल जस्टिस का जो जज्बा है, उससे बहुत मुतासिर हूँ। और जैसे मुझे अब भी याद है कि जब लंदन में मैंने रसूल अल्लाह की वो स्टेटमेंट से अपना को कन्फ्रंट किया था, जहाँ उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में था कि somebody asked the prophet what is the most blessed struggle and he said to tell the truth to an oppressive ruler, कि जालिम बादशाह को उसका सही चेहरा दिखाना उससे बड़ा जहाद नहीं है। वहाँ से कहीं पर लगा मुझे मेरी ज़िंदगी में कहीं पर एक क्रांति घटी, और मैंने जो उसके बाद में लड़ाई शुरू की है सोशल कॉज के लिए, तो हाँ उसका असर मेरे जहन पर। मगर मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, इसको अगर आप गलत ना समझे, मैं एक व्यक्ति जो दावा करते हैं कि वो बहुत ही रिलीजियस हैं, मैं कहता हूँ कि आप हदीस पढ़ाते हैं, मैं हदीस जीता हूँ। तो हदीस को जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पढ़ाना सिर्फ अपने आप में एक मंजिल नहीं है, उसको जीना। तो जो उसको जीता है वो मुसलमान होता। ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान जो है उसका नाम मुसलमान हो या वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में नजर आए आपको।